नमस्कार मित्रों। नमस्कार श्रोता। आज के सेशन में हम संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है? संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आपके मस्तिष्क में यह विचार आ जाना चाहिए कि संधि शब्द कैसे बना है, संधि शब्द कैसे बना है या उसकी व्युत्पत्ति क्या है, ठीक है, या उसका प्रकृति प्रत्यय क्या है। देखिए, संधि शब्द जो है किस प्रकार से बना हुआ है, इसमें क्या है, सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग है, धा धातु है, धारण करने के अर्थ में, और की प्रत्यय है। क्या है? सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से मिलकर कौन शब्द बना हुआ है? संधि शब्द बना हुआ है। अब कोई पूछता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या होती है? तो संधि का सिर्फ एक और एक मतलब होता है, तात्पर्य होता है क्या? मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे, संधि जो होती है संसार के प्रत्येक वस्तुओं में होती है। यहाँ तक कि हम मनुष्यों का शरीर भी बना हुआ है। तो कैसे बना हुआ है? संधियों से मिलकर बना हुआ। अर्थात इस शरीर में आप में क्या है? रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डियां है। ये सब जब जुड़ते हैं या मिलते हैं तो हमारे एक शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि आपकी जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, स्कूल बना हुआ है, विद्यालय बना हुआ है, इसमें भी देखेंगे तो सीमेंट लगी हुई है, ईंटें लगी हुई है, ठीक है, और क्या है, स्टील के सरिया लगा हुआ। जब ये मिल जाते हैं तो एक संधि कर लेते हैं, और संधि करने के पश्चात एक उसमें नया विकार उत्पन्न होता है, यानी एक नया रूप बन करके सामने आता है। तो कह सकते हैं संधि का अक्षर से मतलब होता है मेल या जोड़। और हमको पढ़ना है यहाँ पर किनमें संधियां पढ़ना है? वर्णों में संधियां पढ़ना। क्या पढ़ना है? वर्णों में संधियां पढ़ना है। इतना समझ में आया? हमें पढ़ना है वर्णों की संधियां। ठीक। अब यहाँ देखेंगे कि जब संधि का हमने नाम लिया तो मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं कि संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? संधियां संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती संधियां। अगर इस प्रकार से अगर हम डायग्राम बना लें तो देखेंगे कि पहला होता है आपकी कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि होती है। स्वर संधि होती है। दूसरी आपकी होती है व्यंजन संधि होती है। कौन सी व्यंजन कौन संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। और तीसरी कौन संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। विसर्ग विसर्ग ठीक है। तो पूछ सकता है संधियों के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो संधियों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, या संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। ये तो समझ में आया? पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। अब ये बताइए, जब हम पहली संधि हमारी कौन स्वर संधि है? पहली संधि कौन सी है? स्वर संधि। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी यहाँ पर स्वर संधि है? यानी संधि की पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ पर स्वर संधि आई है, या व्यंजन संधि आई है, या विसर्ग संधि आई है? बताइए, मालूम है? पिछली कक्षा में बताया था, कक्षा
स्वसंधि। स्वसंधि की परिभाषा यह है आपकी, जब स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण से होगा तब वहां पर स्वर संधि होगी। यानी संधि करने में आपके आपके लिए कम से कम दो पदों की आवश्यकता होती है। या संधियों जब विच्छेद हो जाता है तो उसका जब संधि करते हैं, यानी विच्छेद को हम विच्छेद माने अलग हो जाना और संधि माने एकत्रित हो जाना। तो अगर आपके सामने विच्छेद हुआ पद मिलेगा तो कम से कम दो पद मिलेंगे। कितने पद मिलेंगे? दो पद। और उन दो पदों को हम क्रमशः प्रथम पद या हम द्वितीय पद मान सकते हैं। कौन से पद मानेंगे? प्रथम पद और द्वितीय पद। और संधि करते समय हमेशा जो है हमें प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से मतलब हमारा होता है और किसी पद से हमारा मतलब नहीं होता। समझ गए? तो देखिए स्वसंधि की पहचान क्या है? जब स्वर वर्ण के बाद, ठीक है, जब स्वर वर्ण के बाद पुनः स्वर वर्ण आएगा तब वहां पर स्वसंधि हो जाएगी। यानी अगर आपके विच्छेद में इसको हम प्रथम पद मान लिया जाए और इसको हम द्वितीय पद मान ले तो हमेशा संधि करते समय प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद के पहले वर्ण से हमारा तात्पर्य होता है। इसके अलावा हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इतना समझा आप लोगों ने? तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्वसंधि में क्या होता है? स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण से होगा तब वहां पर स्वसंधि होगी। इसलिए देखिए, जब स्वर संधि के अंतर्गत जब स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण से होगा तब वहां पर स्वसंधि होगी। यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में स्वर आएगा और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में भी स्वर आएगा तब वहां पर स्वसंधि हो जाएगी। जैसे कि हम मान ले, एक उदाहरण है कि मान लीजिए विद्यालय, विद्यालय तो क्या है, इसको हम दो भागों में तोड़ दें, विद्याधन आर्य, तब क्या होगा? इसको इस शब्द में हम संधि करने के लिए अगर हम इसको प्रथम पद मान ले और इसको हम द्वितीय पद मान ले तब जो है, देखिए मैं क्या कहा हूँ कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? स्वर होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। तब वहां पर स्वर संधि घटित होगी। देखिए संधि करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर कोई व्यंजन है तो क्या करते हैं, उस व्यंजन को हम स्वर से अलग कर लेंगे तब हमारा स्वर संधि आ जाएगी। देखिए जैसे हमारा मतलब केवल इससे है और इससे, इससे और इससे है। देखिए तो क्या है? द्या है, द्या को हम क्या करेंगे? व्यंजन से अलग, यानी जो इसको हम स्वर से अलग कर देंगे तो क्या आ गया? इसमें हलंत आ गया। देखिए इसमें ध्यान, अब देखिए मैंने यहाँ ये मात्रा अलग कर दी, यानी इस व्यंजन से मैंने स्वर को अलग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? इस भाग को हम दो भागों में तोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, कोई दिक्कत आपको आई नहीं। यानी आर्य को हमने दो भागों में तोड़ दिया और इसको क्या किया हमने? व्यंजन से स्वर को मैंने अलग कर दिया। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका ये है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। यानी इसको हम प्रथम पद माना है, इसको द्वितीय पद माना है। तो मैंने कहा था संधि करते समय प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से तात्पर्य माना होता है। इसके अलावा किसी वर्ण से जरूरत हमें नहीं पड़ती है या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो संधियां हम जो है क्या करेंगे? इस पद से और इस पद के बीच हम करेंगे, तब वापस संधि आ जाएगी। देखिए अब आ धन आ, यानी आ धन आ क्या होता है? मिलकर के क्या बनता है? दीर्घ आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ, बड़ा दीर्घ है ना? दीर्घ आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। क्यों होता है? उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर, यानी आगे हम बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए
अब इन जब आ धन आ दीर्घ आ धन दीर्घ आ बराबर बड़ा, यानी अगर दो इसको माने बड़ा 4 होता है तो इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं इसको। तो हम इन दोनों की जगह पर क्या लिख दिया हमने बड़ा आ दीर्घ आ लिख दिया है ना। अब देखिए जब मैंने दीर्घ आ की जगह लिख दिया तो इनका मान खत्म हो गया जी। अब जो शेष भाग बचा है उस शेष भाग को हम नीचे उसी प्रकार से लिख देंगे। हमने लिख दिया, देखिए आपके सामने लिख दिया। अब नियम ये होता है कोई भी स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है, यानी दीर्घ आ उसमें द्या में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा विद्यालय। विद्यालय क्या बनेगा विद्यालय। विद्यालय समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। तो यह है स्वर संधि की पहचान, किस प्रकार हम पहचाने कि यहाँ पर स्वर संधि है, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में कोई स्वर हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई स्वर हो तो वहां पर स्वर संधि होगी, ठीक है। अब बात आती है कि इतना समझ में आ गया कि स्वर संधि मुख्यतः कितने स्वर संधि के मुख्यतः कितने भाग भेद होते हैं। तो मान लीजिए स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, या जो है स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। पहला हम लिख लें क्या दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा है आपकी दूसरी है वृत्त संधि, चौथी आपकी अयादि संधि, ठीक है। पांचवी आपकी कौन सी जड़ संधि, कौन सी है जड़ संधि। तो स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद, स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद। कौन से, पहले दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृत्त संधि, चौथा अयादि संधि, पांचवी है जड़ संधि, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में कितना बताया था, इतने बताया या कभी चेंजिंग आती तो बताएंगे अगर चेंजिंग होती है। या किताब में देखो कितने दिया दिए, देखो किताब में 5 दिया है, यानी अभी आपके सिलेबस में स्वर संधि के 5 ही भेद बताए गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, जड़ संधि, वृत्त संधि आया, ठीक है। यानी अभी तक हमारे सिलेबस में जो पुरानी जो पुस्तक है उसमें स्वर संधि के कितने भेद 5 भेद बताए गए हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पहली संधि हमारी कौन सी है दीर्घ संधि। अब हम क्या है दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि दीर्घ संधि होती कैसे, ठीक है। देखिए पहला आपकी कौन सी है दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत पहली संधि कौन सी है दीर्घ संधि। सूत्र क्या होता है इसका, आकार सवर्णे दीर्घ। कैसा सूत्र है दीर्घ संधि विधि सूत्रम, यानी यह सूत्र दीर्घ संधि का विधान करता है। कैसा सूत्र है दीर्घ संधि विधि सूत्रम, यानी यह आपका जय संधि दीर्घ संधि का विधान करेगा। कैसा है देखिए, कह रहा आकार सवर्णे दीर्घ। अब यहाँ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ पर अक क्या है, बताइए अक क्या है प्रत्याहार। और इस प्रत्याहार में कितने बनाएंगे या कौन कौन से बनाएंगे, देखिए अक में कौन कौन से आएंगे आ ई उ रे है ना, कौन से आएंगे आ ई उ
ठीक है। ई का मतलब है हरस ई या देख ई, और उ का मतलब हरस या देख उ, और री का मतलब है हरस री या देख री, और ली हमेशा छोटा होता है। इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, जो मैं जब मेरे किताब में बताया जाएगा। तो क्या कहा, आकाश समाने देगा, इसका मतलब यह है कि आज का मतलब होता है आज, और समाने का मतलब होता है उसी प्रकार का, जैसा अब है वैसा समान उसी प्रकार का। यानी अगर आ है तो आ के बाद आ ही आएगा, उ है तो उ के बाद उ ही आएगा, और ई के बाद ई आएगा, तब वहां पर सवर्णी की परिभाषा पूरी होगी। यानी आकाश सवर्णे दीर्घ, देखिए कहने का मतलब ये बता रहा है कि आ का मतलब होता है आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, और री के बाद री, और री के बाद री, तब समानी की भाषा पूरी होगी। देखिए देखो एक समय बता देना आपको, यानी आग में बताया कौन से बनाएंगे, आ ई उ री और री के बाद की समानी, समानी का मतलब होता है उसी प्रकार का, उसी जाति से समुदाय का, ठीक है। आ गया, ई आ गया, उ आ गया, फिर री आ गया, फिर री आ गया, ठीक। अब समाने का मतलब ये नहीं कि आ के बाद ई आ जाए, ऐसा नहीं। समाने का मतलब उसी रंग का, उसी आकार का, उसी रूप का। तो आ के बाद वाला उसी आकार और उसी आकार का रूप का तो क्या है, आ। ई के बाद वाला उसी रंग उसी रूप का कौन सा है, ई है। उ में भी आपका उसी रंग उसी रूप का उसी आकार का है, उ है। और री का भी वही आकार है, और री का मतलब वही है। यानी समर का मतलब है जैसा आपका जिस आकार जिस रूप जिस रंग का यहाँ पर है, द्वितीय पद में भी उसी रंग उसी रूप उसी आकार का वर्ण होना चाहिए, तब वहां पर समर्ण की परिभाषा पूरी होगी। समझ गए। तो क्या कह रहा है, आकाश समर्ण दीर्घ, यानी अगर आ के बाद आ रहा तो दीर्घ भी बड़े बन जाएंगे, और समर्ण का मतलब होता है उसी जाति या उसी समुदाय का जब दो वर्ण मिलेंगे तब दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ, यानी बड़े बना दिए जाएंगे, या बड़े वर्ण या दीर्घ वर्ण हो जाएंगे। समझ गए। देखिए जैसे जैसे विद्याधन आलय, हमने बताया था विद्याधन आलय, विद्याधन आलय मैंने बताया था स्व संधि को करने के लिए सर्वप्रथम प्रथम पद के अंतिम वर्ण से हम क्या है व्यंजन स्वर को अलग कर देंगे, व्यंजन से स्वर को हम बिल्कुल अलग कर देंगे, तो ये परिभाषा हमारी आप आ गई, ठीक है। तो देखिए हमने दिया में किस चीज की मात्रा है, बड़ा आती है दीर्घ आ की मात्रा है, इसको मैंने कर दिया बाहर। उसके बाद इसको दो भागों में तोड़ दो, आपको तोड़ना है किस प्रकार से आ जाएगा। फिर देखिए अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या उसी रंग उसी रूप उसी आकार का है कि नहीं, है ना। यानी आ धन आ बराबर बड़ा दीर्घ, तो यहाँ पर क्या आ गया दीर्घ, यानी अब दोनों का मान जब यहाँ पर आ बड़ा दीर्घ आ गया है तब इन दोनों आ का मान खत्म हो जाएगा। शेष जो भाग बचेगा क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे, लिख दिया। नियम यह होता है सदियों कि कोई भी स्वर अपने पूर्ववर्ती व्यंजन में जुड़ जाता है, तो हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया, तो क्या बन गया विद्यालय, विद्यालय बना। याद आ रहा है। दूसरा उदाहरण बोल जल्दी से, दूसरा उदाहरण है धन आरती, धन धन आरती, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। देखिए धन धन आरती आरती है, आरती देख लीजिए छोटा है ना जी। देखिए इसमें क्या है, इसमें छोटा छोटा सो हरस तो आ है, हरस आ को क्या करेंगे बाहर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमने इसमें लगा दिया हलंत, हरस बाहर हो गया, इसको दो भागों में तोड़ दो, ठीक है। आ धन इसको इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब देखो हरस आ धन हरस आ बराबर दीर्घ, क्यों
दीर्घ बनाना है, बड़ा बनाना है ना? तो इन दोनों का मान क्या हो गया? दीर्घ आ, तब इन दोनों का मान खत्म हो गया, शेष मतलब यहाँ से मान रहेगा। ठीक है, देखिए अब हमारा जो धन है, धन इसको इसी तरह से लिख दिया हमने। एक नियम में होता है कोई भी स्वर अपने पूर्ववर्ती व्यंजन में जुड़ जाएगा तो ये दीर्घ आ की मात्रा आपकी यहाँ जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? धनार्थी। क्या बनेगा? धनार्थी, यानी धन को चाहने वाला या धन का काम, धन की कामना करने वाला। और एक उदाहरण बोलिए जल्दी से। इसको मिटा दूं? क्या है? दैत्य धन आकार। देखिए दैत्य धन आकार, ठीक है। वही नियम, व्यंजन स्वर को अलग कर देंगे, स्वर संधि की पहचान में स्वर संधि हमारी है तो स्वर वाला का नियम स्वर वाला से तभी हो पाएगा। तो हमने क्या करें, या से हम क्या करेंगे, हरा स्वर निकाल देंगे और इसको दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया। एक हरा स्वर धन दीर्घ बराबर दीर्घ, ठीक है। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा। सब दीर्घ आ गया, इन दोनों का मान खत्म हो गया। एक शेष हम उसको इसी तरह से आपको लिख लेंगे। ठीक, अब ये कोई भी स्वर अपने पूर्ववर्ती व्यंजन में जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा? दैत्याकार। दैत्याकार षष्ठी तत्पुरुष समास। ई वाले उदाहरण बोलो। कवि धन इंद्र हैं? कवि धन इंद्र। एक और बता लेना, कवि धन इंद्र। ठीक है, ई वाले उदाहरण कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। देखिए इसमें कौन सी मात्रा है? हरस ई की मात्रा है, बाहर कर दिया हमने हरस ई को। ठीक, इसको दो भागों में तोड़ दो, इस प्रकार से आ जाएगा भाई हरस ई धन हरस ई बराबर देखिए जल्दी बोला करो। ठीक है, इन दोनों का मान खत्म, शेष भाग को हम उसी तरह से लिख लेंगे। एक नियम ये होता है कोई भी स्वर अपने पूर्ववर्ती व्यंजन में जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा? कविंद्र। क्या बन जाएगा? कविंद्र। ठीक, कितना समझ में आया? ऊ का जगह बोलो, ऊ का बधुधन उत्सव। है? बधुधन उत्सव। बधुधन उत्सव है ना? बधुधन उत्सव। देखिए कौन सी मात्रा है इसमें? ऊपी। अरे जल्दी बताओ। ऊ की मात्रा। हाँ, हरस ऊ की मात्रा है, मैंने बाहर कर दिया जी। धन ये ऊ को तोड़ दिया हमने दो भागों में। ठीक, हरस ऊ धन हरस ऊ बराबर दीर्घ दीर्घ, काट दिया, इसका मान खत्म हो गया। ठीक है, शेष भाग को हम उसी तरह से